जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो जैसे अभी अमेरिका ने काफी कुछ टैरिफ चेंज किए हैं, हाँ, उसका आपके बिजनेस पे या इन जनरल जो स्टार्टअप्स हैं या बिजनेस हैं उन पे इंडियन बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा उन चीजों का? अब ये समझाओ कि अगर कोई बंदा प्लान कर रहा है कुछ स्टार्टअप इनिशिएट करने का या कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, तो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव आज के टाइम पे कितना सपोर्ट एग्जिस्ट करता है या किस तरीके का सपोर्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए जिससे कि स्टार्टअप के लिए मोटिवेशन मिले और थोड़ा सा मतलब लोगों में एक मोटिवेशन आए कि हाँ भाई मैं स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ और मैं सक्सेसफुल भी हो सकता हूँ। तो उसमें गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है? गवर्नमेंट का तो आई डोंट नो कितना बहुत कंट्रीब्यूशन है, बट आप नंबर्स की तरफ देखोगे ना, तो जैसे मैं इकोनॉमिक टाइम्स में लास्ट वीक पढ़ रहा था कि 2023 में 63 IIT IIM के ग्रेजुएट्स एंटरप्रेन्योर बने थे। फिर 2024 में सिर्फ 34 ग्रेजुएट्स एंटरप्रेन्योर बने। 2025 में अभी तक सितंबर के ऑलमोस्ट एंड तक सिर्फ 3 लोग एंटरप्रेन्योर बने हैं। ओके, तो आप ये नंबर देखो, 3 साल में IIT IIMs के ग्रेजुएट्स जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं वो नंबर कितना ड्रास्टिकली गिर रहा है। 63 से 34 से 3 अभी तक जो रिपोर्टेड है। हाँ, ये नंबर बहुत कम साउंड कर रहा है। बहुत ड्रास्टिक चेंज है, और ये इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज का आर्टिकल है, ऐसा नहीं कि कहीं इधर उधर छोटे मोटे न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि समहाउ स्टार्टअप्स के अराउंड नॉइज बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रखा है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे सपोर्ट शायद उतनी नहीं है। तो जैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जो मैंने बिगिन किया था 2017 में, तो 2017 में मैंने काम बिगिन किया था, लेकिन जैसे आपको बताया कि डोमेन पहले रजिस्टर कर लिया था, कंपनी भी थोड़ी सी पहले रजिस्टर हो गई थी, वाइफ थोड़ा थोड़ा देख रही थी। तो वाइफ का कुछ रेवेन्यू तो महीने का था नहीं, 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये का छोटा मोटा कुछ करती थी अपने लेवल पे। तो उन्होंने CA के जो कंप्लायंसेस होते हैं उनकी तरफ भी इतना ध्यान दिया नहीं। अब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट अगर कोई सपोर्ट कर सकती है तो सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए कि जो छोटे बिजनेस हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनका कंप्लायंस थोड़ा ईज आउट करो। भले ही टैक्स पूरा ले लो उनसे, जैसे 25% टैक्स लेते हैं, 26% टैक्स लेते हैं बड़ी कंपनी से भी और छोटे स्टार्टअप से भी, तो दोनों से इक्वली लेते रहो, उसमें कोई रियायत मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो कंप्लायंस इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, नए बंदे को जानकारी भी नहीं होती, बैंडविड्थ भी नहीं होती वो सब फॉलो करने की, तो उसको थोड़ा ईज आउट करने की ज़रूरत है। जैसे अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो उस बिगिनिंग के फेज में जैसे मैंने शुरू किया, 4 महीने बाद मेरा CA बोलता है कि सर आपकी कंप्लायंस मिस हो गया और इस कंप्लायंस के कारण आपकी लेट फीस 12-13 लाख रुपए बन गई है। अब मैंने फैमिली के लिए 1 साल के लिए 6-7 लाख रुपए रखे थे कि भाई थोड़ा अपना आराम से खर्च करके 1 साल चला लेंगे इसमें। तो मेरे को इमीडिएटली वो पूरे के पूरे पैसे जो फैमिली के सपोर्ट के लिए थे इमीडिएटली निकाल के गवर्नमेंट को देना पड़ा। वो एक रिपोर्ट जो 50 रुपये में जानी चाहिए थी, 50 रुपीज़ की फीस होती है सबमिट करने की, वो टाइम पे सबमिट नहीं हुई, तो डेली के 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300, 400, 500, 600 तक ऐसे कंपाउंड होती गई और वो लेट फीस करीब 10-12 लाख रुपए बन गई। फाइनली जो है मैं काफ़ी सारे CA से मिला, कंपनी सेक्रेटरी से मिला, MC में जाके ऑफिसर से 3-4 बार खुद मिला, एक मैं नेता से भी, MLA से मिला, वो सब मिलके कहीं से इतनी हेल्प मिली नहीं। तो फाइनली धीरे करके थोड़ा करके वो एक पहली रिपोर्ट का मेरे को ये पता पड़ा कि वो वेव्ड ऑफ हो सकती है। आप नई कंपनी बनाई है तो गवर्नमेंट शायद वो वेव ऑफ कर देती है उस टाइम पे। तो वो वेवर एक रिपोर्ट का लेकर के बाकी रिपोर्ट्स का मैंने 6.5 लाख रुपीज़ इमीडिएटली अपने अकाउंट से गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया था जब मैं बिगिन हो रहा था। मेरी मंथली रेवेन्यू 1 लाख रुपए, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, या 2 लाख 3 लाख रुपए है। उस टाइम में 6-7 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे दूं अपने अकाउंट से, जो IBM की सैलरी से बचाए हुए पैसे थे। इट इज़ ड्रास्टिक, बहुत बड़ा एक मेरे लिए झटका लगा था वो। उस टाइम पे एक बार तो मैं ऑफ ट्रैक हो गया था अपने बिजनेस से कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये कैसे होगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट के सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो शायद ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा अगर वो कंप्लायंस को ईज आउट करते हैं। जैसे अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम चलाते हैं, तो इसमें रेनू जो मेरी को फाउंडर हैं, वो दिन का आधा दिन, मतलब हर दिन 3-4 घंटे कम से कम कंप्लायंस में फंसी रहती हैं। GST के इतने सारे कॉम्प्लायंस हैं, MCA के इतने सारे कॉम्प्लायंस हैं, ROC के इतने सारे कॉम्प्लायंस हैं, फिर एक्सपोर्ट के इतने सारे कॉम्प्लायंस हैं, बैंक कितने सारे कॉम्प्लायंस मांगता है। ये कॉम्प्लायंसेस का जो खेल है ना, बहुत बड़ा खेल है, इसमें बहुत फंस जाता है इंसान। तो अगर कोई सिंगल बंदा बिगिन कर रहा है, उसका कोई को फाउंडर नहीं है, तो उसके लिए ओवरवेलमिंग होगा और उनके फिर बाद में धीरे क्लोज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एक ही सपोर्ट अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर मांगे गवर्नमेंट से, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यही रहेगा कि कॉम्प्लायंस को थोड़ा ईज आउट किया जाए।
मतलब लेट से आप बिगिन कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप बनाइए, प्राइवेट लिमिटेड बनाइए, एलएलपी, कोई भी स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया है, पहले ही साल में क्या ही आपकी रेवेन्यू है, मान लो 1-2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ भी है, उस केस में क्या ही कितना कॉम्प्लाइंस मांगना चाहिए उससे? ठीक है, एनुअल रिपोर्ट मांग लो 1-2 बार 3 बार, लेकिन हर महीने सबमिट करना है, महीने में 3 बार करना है, फिर आपको क्वार्टरली सबमिट करना है, एनुअली करना है, फिर ये उतना, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है बिजनेस करने के उस पर्सपेक्टिव से। बाकी सब तो ठीक ही है, बाकी तो एंटरप्रेन्योर के खुद की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट तो कितना ही किसको ऑर्डर लाके तो देने से रही है ना, ऑर्डर लाके देगी तो हर बंदा ही एंटरप्रेन्योर बन जाएगा फिर, तो वो तो एक्सपेक्टेशन है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। पर यह है कि गवर्नमेंट को कॉम्प्लाइंस थोड़ा सा ईज आउट करना चाहिए अगर वो फाउंडर्स को सपोर्ट करना चाहती है तो। बिजनेस रिलेटेड मुझे एक चीज और समझनी है कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो जैसे अभी अमेरिका ने काफी कुछ टैरिफ चेंज किए हैं, हाँ, उसका आपके बिजनेस पे या इन जनरल जो स्टार्टअप्स हैं या बिजनेस हैं उन पे इंडियन बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा उन चीजों का? देखो, अगर कोई कहे कि इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो वो गलत ही, मेरे हिसाब से इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है डेफिनेटली। और ये चीज शेयर मार्केट में भी क्लियर दिख रही है। लास्ट वीक पूरे वीक जो है ना, सब कुछ रेड रहा है, हर दिन मार्केट गिरता रहा है, और नेक्स्ट वीक का भी अभी कोई भरोसा नहीं। और ये अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं, ये एक के बाद एक आती जा रही है। पहले 50% टैरिफ, उसके बाद में H1B वीजा की फीस, उसके बाद फिर से अभी 100% टैरिफ ऑन फार्मा प्रोडक्ट्स। तो ऐसे करके इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेट 100% पड़ रहा है, और सभी के ऊपर पड़ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब पे पड़ रहा है। बिजनेसेस पे तो पड़ ही रहा है, इसके अलावा जो नॉन बिजनेस एम्प्लॉइज हैं जो जॉब करते हैं ऑफिस में, उन पे भी पड़ ही रहा है इसका। सब कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी सब में बिल्ड हो रही है। तो हमारे बिजनेस पे भी ऐसे डायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज हम जो एक्सपोर्ट करते भी हैं वो यूएस के अलावा ही करते थे। मिडिल ईस्ट में या फिर यूरोप में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, इनमें थोड़ा थोड़ा सामान भेजते रहते हैं। बहुत बड़े ऑर्डर नहीं होते, पर कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा जाता रहता है। तो वहां अभी भी जा रहा है, उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। यूएस से पहले भी नहीं था हमारे पास डायरेक्टली ऐसा जो, तो अभी भी डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, पर इनडायरेक्ट डेफिनेटली आप सही कह रहे हो, इम्पैक्ट है ही। ओके, तो जैसे मुस्कुरा दो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन की कंपनी है, हाँ जी, करेक्ट? तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, कैसे उनको रिवॉर्ड देते हो, और इन जनरल कंपनीज को क्या फॉलो करना चाहिए इस फील्ड में? मतलब अपने एम्प्लॉयज को अगर किसी को रिकॉग्नाइज करना है तो किस किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? इज इट मैंडेटरी कि आप कुछ कहीं से परचेज करके कोई ट्रॉफी मोमेंट हो ये सब दो, या कुछ और भी तरीके होते हैं? देखिए, ऐसे तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव फील्ड है, और इसमें एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं स्टाफ को मोटिवेटेड एंड चार्ज अप रखने के लिए, और इसमें वन साइज डजंट फिट ऑल। तो इसमें हर कंपनी का अलग अलग अपना फिलोसफी होता है। Correct. और जैसे बहुत बड़ी कंपनी जैसे गूगल है, लिंक्डइन है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनका डेफिनेटली अलग सिस्टम होगा, क्योंकि वहाँ पे जो फाउंडर है, जो ओनर है, वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा उन लोगों से, स्टाफ से। पर मेरे केस में थोड़ा हमारा छोटा क्लोज नेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही फैक्ट्री सेटअप है, वहाँ पर सारे लोग काम करते हैं। तो हमारे 17-18 का जो स्टाफ है, हम सब लोग एक ही ऑफिस में, एक ही फ्लोर पे रहते हैं, बैठते हैं। वेयर हाउस, स्टोरेज, मशीनरी को दूसरी जगहों पे भी थोड़ी थोड़ी हैं आसपास के एरिया में, लेकिन बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट या डिस्पैच सब एक ही जगह से होता है। तो वहाँ पर मेरे हिसाब से जो चीज़ काम करेगी वो ये कि हर स्टाफ के मेंबर को ये लगना चाहिए कि आई एम बीइंग रिस्पेक्टेड हियर। उनको एक वैल्यू नजर आनी चाहिए कि मैं यहाँ जब कुछ कहता हूँ तो मेरी बात लोग सुनते हैं, या फिर उनको ऐसे लगना चाहिए कि मेरा रिस्पेक्ट यहाँ पर होता है। ऐसा डिसरिस्पेक्टफुली नहीं किसी से बात कर सकते। इनफैक्ट आपस में भी कल्चर बिल्ड करने वाली बात है, आपस में भी एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे ऑफिस में हम रहते हैं, तो मेरे को याद नहीं मैंने कभी किसी को भी, किसी भी लेवल के आदमी को तू या तुम कह के बात करी हो, चाहे वो क्लीनिंग वाला स्टाफ है या कचरा लेने के लिए जो आता है, वो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है ऐसा शब्द। तो कई बार उनको भी ऐसा अजीब लगता है कि जैसे मान लो किसी की एज 19 ईयर्स है, किसी ने करियर बिगिन ही किया है, उसको भी मैं आप कह के ऐसे बुलाता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए। तो उनसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। जब मान लीजिए कोई नया आइडिया लेके आता है, उनकी बात सुनी जाए, तो वैसे ही उसको वैल्यूएबल फील होता है और एम्प्लॉई ऐड करता है मैक्सिमम। ऐसे जैसे कल के लेटेस्ट आपको बात बताऊँ, हमारे यहाँ क्या है कि जब आइटम्स बनते हैं, प्रिंट होते हैं, टी शर्ट्स हैं, मग्स हैं, बोटेक्स हैं, तो उनमें जाने से पहले क्वालिटी चेक होता है, और क्वालिटी चेक में कोई चीज़ रिजेक्ट हो गई तो फिर वो नहीं जाएगी। अब रिजेक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रिंट में मान लीजिए अलाइनमेंट बिगड़ गया, कलर थोड़ा सा सही नहीं आया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो रिजेक्ट हो जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे वेयर हाउस में हमारे बहुत ढेर लग गया इस तरह की चीज़ों का,
तो हमारा एक एंट्री लेवल का बंदा है जिसने 2 महीने पहले ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, एज भी करीब 19 के आसपास होगी। उसने मेरे को बोला कि सर ये जो पुराना सामान पड़ा है इसका हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा अभी तो पता नहीं क्या करेंगे, अभी तो इकट्ठा होता ही जा रहा है। तो उसने मेरे को कहा कि मैं आप बोलो तो मैं सेल लगा के इसको बेच दूँ। मैंने कहा ठीक है, गो हेड। तो उसने भाई ने कल ही शाम को एक छोटी सी मार्केट में सेल लगाई, और कल ही उसने मेरे को बताया कि उसने करीब 100 से ऊपर टी शर्ट्स बेची और करीब 50 से ऊपर मग्स बेचे। ऐसे मग्स जिनमें किसी की प्रॉपर ऐसे ब्रांडिंग नहीं थी, पर वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट हो गया था उनमें, वो कल ही उसने निकाले हैं। नाउ वो अमाउंट कितनी आई या कितना रिजल्ट आया वो सब अलग बात है, लेकिन उसका आइडिया मैंने सुना और उसको मैंने परमिशन दी जाके एग्जीक्यूट करने की, और उसने जो किया उसके बाद उसका मोरल बहुत हाई है। ही फील्स वैल्यूड। उसको लगता है कि मैं जो कुछ कहता हूँ तो सुनते हैं। ऐसे ही जैसे डिजाइनर कुछ कहता है कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, मैं सुन लेता हूँ, बिकॉज मैं मानता हूँ कि मैं सबसे बढ़िया हर चीज में नहीं हो सकता। कुछ चीजों में हो सकता हूँ, कुछ में नहीं हो सकता। तो फिर जहां मैं नहीं हो सकता वहां जो है उसकी बात सुननी चाहिए। हर बंदा अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। कॉम्प्लायंस में रेनू देखती है तो वो जो देखती है वो फुल एंड फाइनल है। सीए मेरे को फोन करेगा पूछने के लिए, मैं कहूँगा आप रेनू से बात कर लो, नहीं तो मैं पूछ के बताता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं सीईओ हूँ या एमडी हूँ तो मेरे को हर डिसीजन मेरे को ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो और आप हर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हो भी नहीं सकते, किसी के लिए पॉसिबल नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि स्टाफ के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और उनके जो आइडियाज हैं उनको सुनना चाहिए और उनको अपने आइडियाज एग्जीक्यूट करने की जो फ्रीडम है वो देनी चाहिए। और उनका जो टाइम टू टाइम अप्रिसिएशन है या जो लेट्स से सैलरी इंक्रीमेंट है वो भी मैटर करता है एंट्री लेवल पे, वो भी उनको मिलना चाहिए। ऐसा आप नहीं कह सकते कि अभी इस साल हमने अच्छा नहीं किया कंपनी लेवल पे तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अब चलो हमने अच्छा नहीं किया लेकिन हम उस अच्छा नहीं करने को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन एक जो एंट्री लेवल का बंदा है इसकी सैलरी मान लीजिए 25-30,000 रुपीज है, वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो वो टूट जाता बंदा। वो मोरली एकदम सपोर्टेड फील नहीं करता है, वो हैप्पी फील नहीं करता है। जब वो हैप्पी फील नहीं करेगा तो उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि टाइम से हर बंदे को प्रॉपर इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, सैलरी सबको टाइम पे मिलनी चाहिए, चाहे कितने भी टफ फेजेस से मैं गुजरा हूँ। लेकिन आज तक कोई ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं हुआ कि 7th को सैलरी नहीं मिली हो किसी को, या तो 7th को या तो 6th को सैलरी मिलती है तो मिलती है, चाहे मैंने क्रेडिट कार्ड से पे करी है, चाहे मैंने किसी से उधार लेके फिर पे की है, बट टाइम से उनको मिलती है सैलरी। तो जो वो डिजर्व करते हैं वो उनको हम देते चले हर दिन। तो ये बहुत बड़े बड़े रिवार्ड्स सेरेमनीज होते हैं, एनुअल इवेंट्स होती हैं, फाउंडर्स डे होते हैं, ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और मेरी एक फिलोसफी है कि रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे रियल एस्टेट में कहते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल लॉ और रूल इन रियल एस्टेट इज लोकेशन लोकेशन लोकेशन। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि रिकॉग्निशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है टाइम टाइम टाइम। मान लीजिए आज किसी ने बहुत अच्छा काम किया, 1 साल बाद उसको आप रिवार्ड कर रहे हो तो वो बंदा भी भूल चुका होगा, आप खुद भी भूल चुके होंगे और उसके जो फेलो मेंबर्स हैं वो भी सब भूल चुके होंगे। तो उसका कोई फायदा इतना मिलता नहीं है कंपनी को और उसको खुद को भी नहीं मिलता। तो लोग वेट करते करते थक जाते हैं। तो जैसे आर्मी में ऐसा होता है कि सेना में कोई लड़ते लड़ते शहीद हो गया तो मरणोपरांत पुरस्कार मिलता है, वहां पर वो रिक्वायर्ड है क्योंकि बंदा है नहीं और आपको देना ही देना है, डिजर्व करता है वो बंदा, तो आप फैमिली को देते हो। लेकिन यहाँ पर ये मतलब स्टाफ के जाने के बाद या फिर स्टाफ के काम करने के 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या कोई पॉइंट नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से रिकॉग्निशन में जो हम फॉलो करते हैं और किसी को भी फॉलो करना चाहिए वो है टाइम। कितना बड़ा है, कैसे है, वर्बली है, एक नोट लिख के है या किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, वो मैटर नहीं करता, या रिम्यूनरेशन के फॉर्म में है, वो तरीका मैटर नहीं करता, पर टाइम बहुत मैटर करता है। मतलब अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो ऑन द स्पॉट चाहे आप उसके लिए क्लैप करवा दो टीम के बीच में खड़े होके, या उसको अपना एक हैंड रिटन नोट देके भी आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो। हमारे यहाँ तो कल्चर है, सुबह हम जैसे प्रेयर मीटिंग करते हैं तो सारे लोग हम खड़े हो जाते हैं जैसे सर्कल बना के, और सर्कल में हम करीब 5 मिनट तक ऐसे हंसी मजाक करते हैं, आपस में बात करते हैं। किसी ने कुछ नया कपड़ा पहना है या किसी ने हेयर स्टाइल कुछ अलग सी बनाई है, किसी ने पिछले दिन कुछ ऐसा काम किया जो या तो फनी है या तो बहुत अच्छा है या तो ऐसा कुछ है, तो उसको एनकरेज करते हैं, हम बातें करते हैं। या किसी के घर में कोई बीमार है तो वहीं उससे हालचाल पूछ लेते हैं। ऐसे में वो 5 मिनट का टाइम कनेक्शन बिल्ड करने के लिए काम में लेते हैं एक दूसरे के लिए, ताकि वो अभी तक जो भी ट्रैफिक बीट करके आए हैं, घर पे कुछ तामझाम हो गई है या कुछ जल्दीबाजी में आए हैं, भाग के आए हैं, कुछ जैसे भी आए, वो एकदम मोड चेंज करना है मेरे को। तो 5 मिनट हम वो कनेक्शन बिल्डिंग के लिए लेते हैं, फिर हम प्रेयर करते हैं, फिर हम ओथ करते हैं, अपने आप को डेडिकेट करते हैं कस्टमर की सर्विस में उस दिन के लिए, और फिर हमारा काम बिगिन होता है। तो वहां पर एक बिगिनिंग अच्छी हो जाती है और सब लोग अपना जो मनमुटाव या भेदभाव भूल के अपना काम में लग जाते हैं और फिर दिन भर काम चलता है। और कभी कभार कुछ हो भी गई किसी के बीच में तो फिर ह्यूमर के थ्रू उसको
हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आई टेल यू वेरी फनी इंसिडेंट। अभी 2 स्टाफ मेंबर के बीच में बहस हो गई एक दिन, और काफ़ी अच्छे आर्गुमेंट्स होने लगे। तो वो जो लड़का है और एक लेडी थी, तो मेरे को लड़का बोलता है कि ये मेरे से बहस कर रही है, वो कहता है कि ये मेरे से बहस कर रहा है। तो मैं आया अचानक से, मैंने बोला गगन आज के बाद कभी भी बहस नहीं करोगे, करना है तो गाय करो, गाय का दूध महंगा बिकता है। तो वो बहस बोला था, मैंने इसको भैंस में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे मैंने बोला तो पूरा स्टाफ बहुत जोर से हंसा, सब लोग हंसने लगे, और हंसी हंसी में उनका जो एंगर था या बहस था वो पता नहीं कहाँ चली गई, और मेरे को कुछ भी किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप वो अपने काम में लग गए। कॉन्फ्लिक्ट हवा में उड़ा दिया। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक नया प्रोसेस इनिशिएट हो गया आज से, कि आप ह्यूमर के थ्रू भी अपने एम्प्लॉइज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। वैसे तो खैर अभी आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत सारे काम करने हैं, बट फिर भी सो फार अगर आपको अपनी लाइफ को एक वन लाइन में डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, और आपने बोला कि अभी लाइफ शुरू ही हुई है तो कैसे हम डिफाइन करें, तो पता नहीं क्या क्या होगा आगे। बट ऑफ कोर्स आई एम फ्लेक्सिबल, जो भी होता है देख लेंगे, जब होगा तब देख लेंगे। ऑफ कोर्स तैयारी अपनी प्रॉपर रखते हैं, पर फिर भी अगर बहुत बड़ी लर्निंग अपनी शेयर करूं मैं एक छोटे से फॉर्मूला में या लाइन में, तो वो फॉर्मूला ही रहेगा, इनफैक्ट लाइन नहीं रहेगी। वो फॉर्मूला है कंपाउंडिंग का। जैसे स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था A = P × 1 + R⁻T। तो ये जो फॉर्मूला, इसमें 3 वेरिएबल है, एक P है, एक R है, एक T है। ये तीनों ही वेरिएबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर रिलेटिवली इंपॉर्टेंस देखे जाए तो T की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, लेकिन बिजनेस में आपके पास मौका होता है कि उस T को कई बार N में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। जैसे टाइम जो मंथ्स में, ईयर्स में करते हो, उसको आप साइकिल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी चीज को आपने एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, तो ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है। और कंसिस्टेंटली अपने आप के नॉलेज में और स्किल्स में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके टाइम और मनी, आई थिंक हम लोग आर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का आर 20% ईयर है, उसको 21 भी कर दिया तो आपको 1% लगता है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम 30-40 साल में देखोगे तो वो हंड्रेड्स ऑफ परसेंटेज, थाउजेंड्स ऑफ परसेंटेज का डिफरेंस भी क्रिएट कर सकता है। तो आई एम ट्रूली फैसिनेटेड टू दिस फॉर्मूला। अभी पिछले 2-3 साल से, 2023 में जब से मैंने इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपनी बिगिन की थी, तब से अभी तक 2.5 ईयर्स में मैं बहुत अटैच्ड हो गया हूँ इससे। तो मुझे लगता है अभी तक जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी है वो ये फॉर्मूला ही है। और इसमें मजे की बात ये है कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में या वेल्थ में ही नहीं लगता है, ये हर कहीं लगता है। लर्निंग में भी यही लगता है। व्हेन आई लुक बैक नाउ, तो जब मैं 11th में आया था, और आपको याद होगा शायद सत्येंद्र जी अपने एक इंग्लिश के टीचर होते थे, तो उन्होंने एक उस टाइम एक टिप दी थी कि अगर आपको अच्छा करना है लाइफ में, इंग्लिश सीखनी है, तो रोज एक शब्द सीखो, एक वर्ड इंग्लिश का डेली सीखो। मैंने वो एक वर्ड डेली सीख के ऐसे उसको 5-6 साल प्रैक्टिस को चला करके कैट क्लियर करके IIM जाने में मेरे को बहुत हेल्प मिली वहां से। तो वो एक एक वर्ड से पूरी कंपाउंडिंग हो जाती है, उसे एक एक वर्ड सीखते सीखते, सेंटेंसेस सीखते सीखते बुक्स पूरी होने लग गई। तो वो हेल्थ में भी लगता है, वेल्थ में भी लगता है, विजडम क्रिएट करने में, लाइफ में लर्निंग करने में भी लगता है। तो मुझे लगता है कि कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है, इसको समझने और समझाने में हम सब को ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए। टीचर्स भी शायद बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, पेरेंट्स भी कुछ समझ के बच्चों को समझा सकते हैं। तो मेरी तो जैसे घर पे डाइनिंग टेबल पे भी ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं अपनी नोटबुक पे भी लिख के रखता हूँ। अपने ड्रॉअर में भी मैंने इनग्रेव करके एक छोटी सी पट्टी बना ली है, उस पट्टी पे फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है। तो मैं इस फॉर्मूले में काफी बिलीव करता हूँ। तो अगर आप एक लाइन में पूछेंगे तो लाइन नहीं, मैं फॉर्मूला दूंगा, A = P × 1 + R⁻T। कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है, खुद इसमें वैल्यूज डाल के देखिए आप टाइम को वेरी करके, परसेंटेज को, रिटर्न को वेरी करके, या फिर P में कुछ ऐड डिलीट करके आप ये एक्सेल बना के आप करके देखें, खुद चौंक जाएंगे। ऐसे कंपाउंडिंग को ऐसे ही नहीं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, और ऐसे ही नहीं ये सारी जो चार्ली मंगर और झुनझुनवाला जी हमारे इंडिया के, या फिर वॉरेन बफे, सारे लोग बिलीव करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं, ये एक्चुअली वर्क करता है। और मजे की बात जो मैंने बताई ये है कि सिर्फ वेल्थ के लिए नहीं है, ये हेल्थ के लिए भी है, ये आपके विजडम के लिए भी है, नॉलेज के लिए भी है, बिजनेस खड़ा करने के लिए भी है, नौकरी में सफल होने के लिए भी, हर चीज में ये फॉर्मूला लगता है। सो दैट्स माय बिगेस्ट लर्निंग सो फार इन माय लाइफ, थ्रू वर्क एंड थ्रू बुक्स। तो आप अपनी लाइफ को, जरूरी नहीं कि आप हिंदी और इंग्लिश में उसकी कोई डेफिनेशन मैथ्स आप लाइफ को मैथ्स में भी डिफाइन कर सकते हो, एक फॉर्मूले में भी डिफाइन कर सकते हो। सो फार आपकी जो जर्नी रही है, उसमें आपके लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट क्या है, या आप किस बात पे सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हो? ऐसा मोमेंट तो नहीं, वो चेंज होते रहते हैं।
इनफैक्ट जब मेरा MNIT में सिलेक्शन हुआ था, आई फेल्ट दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। फिर IIM में हुआ तो आई फेल्ट दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। फिर IBM में जो मैंने बताया मेरा एग्जिट का जो मोमेंट था, मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे हो, वो बेस्ट मोमेंट बन गया था। चेंज होते रहते हैं, लेकिन अगर आप ये पूछो कि वन थिंग ऑन विच आई एम द मोस्ट प्राउड इन माई एंटायर लाइफ, दैट विल बी माई कंपनी एज इन नॉट द ऑर्गेनाइजेशन बट द फ्रेंड सर्कल। जो मेरे दोस्त हैं, जो जिन लोगों से मैं बातें करता हूँ, जिनसे जुड़ा हुआ रहता हूँ, जो मेरा सर्कल है फ्रेंड्स का, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू देम एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। सब लोग कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं और एकदम सेल्फलेस फ्रेंडशिप है। ऐसा नहीं कि कोई मेरे से पैसे लेना चाहता है या मैं किसी से पैसे लेना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, सिखाते हैं, बुक्स के रिकमेंडेशंस देते हैं, फाइनेंशियल विजडम गेन करते हैं एक दूसरे से, बिजनेस लेसन्स सीखते हैं। तो ये जो फ्रेंड सर्कल है, इनफैक्ट जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो एंगेजमेंट के जस्ट बाद और फिर शादी के बाद भी मेरे वाइफ ने भी मेरे को यही कॉम्प्लीमेंट दिया था कि अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना हो तो वो ये कि आपका सर्कल बहुत अच्छा है। तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव गुड पीपल एंड मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जब भगवान आपकी सहायता करना चाहते हैं ना, तो वो सहायता डायरेक्टली आपके सामने अपीयर होकर नहीं करेंगे कि कृष्ण जी सामने आ गए, गणेश जी सामने आ गए, आपको कुछ बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब भगवान हमारी सहायता करना चाहता है तो वो अच्छे लोग हमारे जीवन में भेज देता है और वो अच्छे लोग धीरे धीरे करके हमें एक सही डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, अच्छी हैबिट्स डाल देते हैं और उसी से जीवन बनता है फाइनली। तो आई हैव बीन ट्रूली ब्लेस्ड बाय द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स एंड गुड पीपल अराउंड मी, चाहे वो मेंटोर की तरह से आए, चाहे वो दोस्तों की तरह से आए, चाहे वो रिलेटिव्स की फॉर्म में आए। बट ये एक मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि मैं अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। ओके, तो आज के पॉडकास्ट का फाइनल क्वेश्चन। ओके, वैसे तो हमने लंबा हो गया वैसे आज। हाँ, वैसे हमने लगभग हर टॉपिक पे बात कर ली है, बट फिर भी एज अ फाइनल वर्ड्स आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हो, समाज, सोसाइटी को आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज पास ऑन करना चाहते हो तो प्लीज बताइए। मैसेज तो वैसे क्या, सब लोग अपने आप में समझदार हैं लेकिन फिर भी आपने पूछ ही लिया है तो कुछ तो खैर बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो छोड़ोगे नहीं। हाँ, नहीं बताना तो पड़ेगा बताना तो पड़ेगा ही। तो देखो, हर व्यूअर के लिए अलग कंक्लूजन या मैसेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हैं तो मेरे हिसाब से उनका फोकस उनकी स्टडीज में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, मेन थिंग उनके लिए वही होनी चाहिए। या फिर जैसे जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनका फोकस अपनी जॉब में ज़्यादा होना चाहिए और उस पर फोकस करके वो सारी चीज़ें आपस में बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हिंदी में एक कहावत होती है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक चीज़ मेन बना के उस पर ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए। स्टूडेंट के लिए वो पढ़ाई है या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए उनका करियर, उनकी जॉब है। तो और ऐसा कुछ नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप बेटर है, जॉब बेटर नहीं है, या जॉब बेटर है एंटरप्रेन्योरशिप के अपने चैलेंज, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सनल जो बैंडविड्थ था, पर्सनल लाइकिंग मैच होने वाली बात है। किसी को अगर करियर बिल्ड करने में मजा आता है तो कोई बुरी बात नहीं है। ही वहाँ पे सुंदर पिचाई है, सत्य नाडेला जी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, CEOs हैं कंपनीज के, वो सब जॉब में ही हैं। तो दे लव देयर लाइफ एंड दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क फॉर द सोसाइटी। मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए, काफ़ी कुछ बिल्ड कर रहे हैं वर्ल्ड के लिए। तो जॉब में भी काफ़ी कुछ करा जा सकता है। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको ऑफकोर्स अपने काम से प्यार करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टीव जॉब्स का एक स्टेटमेंट था, लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। तो डूइंग व्हाट यू लव मे नॉट बी a privilege to most of us or many of us, but we must start loving the work which we do। और धीरे धीरे जब अपने काम को प्यार करने लगेंगे तो काम की क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होने लगती है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेसन रहेगा कि अपने काम से बेहद प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं कि मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी देखूंगा, मैं सिर्फ बाहर से देखूंगा, ऑपरेशंस के हाथ नहीं लगाऊंगा। आजकल जो बहुत सारे मैनेजमेंट गुरुज आ गए हैं जो एक दिन की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, वो सब ये कहते हैं कि आपको अपने काम में ऑपरेशंस को छूना भी नहीं है, सेल्स देखनी भी नहीं है, मार्केटिंग करनी भी नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी बनानी है, आपके बिना बिजनेस रन होना चाहिए। मेरे को ये सब फेरी टेल ही लगता है। तो आई थिंक अगर आप धंधे में हैं तो धंधे से प्यार करना ही पड़ेगा। कोई भी उसका एस्पेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, वो करें। स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से प्यार करें, और अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिस में है उनको अपना समझ के फुलफिल करें। तो अपने काम से प्यार करते रहेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर भी कंपाउंडिंग लगेगा और आपको सूनर और लेटर काफ़ी बड़ी सक्सेस मिल सकती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े बड़े सपने देख के उन्हीं को पूरा करने में भागना चाहिए। छोटा छोटा करके भी आप काफ़ी कुछ बड़ा लाइफ में कर सकते हैं। बस इतना ही कुछ है। बाकी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपका जानना चाहूँगा वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, क्योंकि आपके घर में
मैंने अभी अपन ने बात करी, आपने जी, बताया जी। आपकी वाइफ का रोल आपकी कंपनी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाइफ का अकेले नहीं है, हमारे ऑफिस में 50% मिनिमम हमेशा लेडीज रहती हैं। जब हमारी स्ट्रेंथ 10 थी तो 5 लेडीज थी, अभी जैसे 17-18 है तो 9 लेडीज हैं उसमें, तो 50% मिनिमम लेडीज रहती हैं। और मैं मानता हूँ कि ऐसा शायद बहुत ही रेयर काम है जो जेंट्स ही कर सकते हैं, लेडीज नहीं कर सकती हैं। वो घर में बच्चे होते हुए भी, इतनी सारी जिम्मेदारी रखते हुए भी लेडीज काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं ऑफिस में। तो मैं बिलीव करता हूँ कि लेडीज़ को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए और घर में उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों वर्किंग है और फिर घर में आके सिर्फ लेडी लगी हुई है काम करने, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हस्बैंड को या जो भी हम हैं, बेटे को, भाई को, उन सबको भी घर में हेल्प करनी चाहिए, चाहे किचन का काम है, चाहे क्लीनिंग का, कुछ भी काम है जो अगर एक वाइफ कर सकती है, माँ कर सकती है, तो बेटा भी कर सकता है और हस्बैंड भी कर सकता है। तो आई थिंक जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं वो सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, घर में भी इक्वालिटी है। अगर मेरे को ऑफिस से आके बैठे बैठे कॉफी मिलनी चाहिए ऐसा मैं सोचता हूँ, तो ऐसा मेरी वाइफ भी सोच सकती है। I truly feel that women empowerment is mostly state of mind. मतलब मैन कैसे सोचता है वुमेन के बारे में, या फिर वुमेन ही दूसरी वुमेन के बारे में कैसे सोचती हैं, इस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है कि इफ़ नॉट एक्स्ट्रा, एटलीस्ट इक्वल राइट्स उनको वर्क प्लेस में भी मिलना चाहिए और घर में भी मिलना चाहिए। सोसाइटी में भी उनको इक्वल राइट्स मिलने ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर सकती, जहाँ उनको मिले हैं वहाँ उन्होंने अच्छा किया भी है। चाहे पॉलिटिक्स की इंडिया की बात करें तो इंदिरा गांधी वाज नो लेस, वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, जैसे पेप्सिको में सीईओ थी, अभी HUL में सीईओ है, या फिर HCL की बात करें, रोशनी नादर है वहाँ पे। सो वुमेन डेफिनेटली आर डूइंग गुड। और मैं अपने पर्सनल लेवल पे मैं बता ही चुका हूँ, हमारी कंपनी में मुस्कुरा दो में जो फाउंडेशन है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जो लेडीज स्टाफ है हमारा, वो हर काम में, चाहे मशीन चलाने का काम है, चाहे वो डिस्पैचेस का काम है, कस्टमर सर्विस का, अकाउंट्स का, हर कहीं लेडीज़ काफ़ी कुछ काम कर रही हैं हमारे यहाँ पे। एंड आई फील उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और ये हमारे सोसाइटी की और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वुमेन को पूरा सपोर्ट करें, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके हमें उनको, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, अगर वो किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहती है तो ये समाज की एक जिम्मेदारी है कि हम उनको फुल सिक्योरिटी और फुल सपोर्ट उनको दें। एब्सोल्युटली, ये करना भी चाहिए। इनफैक्ट तभी विमेन एम्पावरमेंट की बात करने की बजाय आई थिंक ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए। तो वुमन की बजाय ह्यूमन करना चाहिए। तो ह्यूमन मतलब मैन वुमेन दोनों आ गए उसमें। तो दोनों जब अच्छे से ग्रो करेंगे तभी आई थिंक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फैमिली या कोई भी सोसाइटी या कंट्री ग्रो करता है। तो ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू कि वुमेन एम्पावरमेंट इज एसेंशियल। थैंक यू सो मच मुकेश जी आज के पॉडकास्ट के लिए। आज स्पेशली मैंने तो बहुत कुछ सीखा है एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखेंगे, स्पेशली बिजनेस की जो बारीकियां हैं, जो रिस्क है, चैलेंजेस हैं, उनके बारे में, और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये 100% उनको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। And more than that, we had a lot of fun. I truly enjoyed. Thank you so much for inviting me. बहुत कुछ of course अपन ने बात करी और मेरे को तो स्पेशली बहुत मजा आया। Thank you. थैंक्स टू यू मुकेश जी। एंड हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला है, एंड आई एम श्योर कुछ भी नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।